हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स डाटा एनालिसिस। इसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 3 फैलाव के उपाय, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इंट्रोडक्शन, परिचय। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप एक चर के वितरण को एकल आकृति में सारांशित करता है, जिसे इसके प्रतिनिधि के रूप में माना जा सकता है। हालांकि अकेले यह उपाय किसी वितरण का वर्णन करने के लिए प्राप्त नहीं। केवल एक ही उपाय हो, एक ही सोल्यूशन हो, तो वो उसके डाटा को कलेक्ट करने, उसकी गणना करने में पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां दो या दो से अधिक अलग अलग वितरणों का केंद्रीय मूल्य समान हो। और ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पर दो या दो से अधिक जो हमने गणना की है उनका वितरण समान भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है, उनके विपरीत भी हो सकते हैं, ये भी संभावना हो सकती है। दो या दो से अधिक स्थितियों में वितरण का पैटर्न समान हो, लेकिन उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य अलग अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की जो वितरण किया उसका पैटर्न तो समान हो, बट उनकी जो प्रवृत्ति आई, जो फ्रीक्वेंसी आई है, वो दोनों की अलग हो, फ्रीक्वेंसी का मूल्य। इसलिए वितरण की विशेषताओं का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ अतिरिक्त सारांश उपायों को परिभाषित करना आवश्यक है। एक माप फैलाव के माप या भिन्नता के माप के रूप में जाना जाता है, और एक ऐसा फैलाव जिससे कि माप के रूप में फैलाव मापा या उसकी भिन्नता के रूप में उसे जाना जाता है। फैलाव की अवधारणा प्रेक्षणों के बिखराव या परिवर्तनशीलता की सीमा से संबंधित है। उसके चेंजेस से सीमा से संबंधित होती है, उसका बिखराव और उसके परिवर्तनशीलता। एक अवलोकन में परिवर्तनशीलता को अक्सर केंद्रीय मूल्य से इसके विचलन के रूप में मापा जाता है, और एक अवलोकन को उसके परिवर्तनशीलता जो अक्सर उसमें जो चेंजेस होते रहते हैं उसके रूप में ही उसके विचलन को मापा जाता है, उस मूल्य से उसके विचलन को मापा जाता है। और ऐसे सभी विचलनों का जो उपयुक्त औसत होता है वो प्रेक्षण माप कहलाता है, और उन सबका जो औसत होता है, एवरेज होता है, वो प्रेक्षण माप ही कहलाता है। एल बाउले के शब्दों में विप्रेक्षण वस्तुओं की भिन्नता का माप है, कि वस्तुओं में जो भिन्नता होती है उनका माप है विप्रेक्षण, वस्तुओं का माप है। फैलाव मापने के उद्देश्य, अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फैलाव को मापने के। फर्स्ट आता है औसत की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए। औसत जो एवरेज है उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए भी इससे मापा जाता है, फैलाव का यूज़ किया जाता है। औसत की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए फैलाव के माप का उपयोग किया जाता है। औसत की जो विश्वसनीयता है उस पर फैलाव का उपयोग किया जाता है। प्रेक्षण के निम्न मान का अर्थ है कि विभिन्न मदों में अधिक समरूपता, और जो प्रेक्षण के निम्न मान निकलते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो विभिन्न मद हैं उनकी अधिक समरूपता है, और फलस्वरूप उनके औसत को अधिक विश्वसनीय या वितरण के प्रतिनिधि के रूप में लिया जा सकता है, और औसत को उनके अधिक विश्वसनीय, अधिक बिलीव और अधिक वितरण के प्रतिनिधि के रूप में उसको लिया जा सकता है, उसको कलेक्ट किया जा सकता है। नंबर 2 पर आता है दो या दो से अधिक वितरणों में परिवर्तनशीलता की सीमा की तुलना करने के लिए, कि दो या दो से अधिक वितरण लिए गए हैं उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी तुलना करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दो या दो से अधिक वितरणों में परिवर्तनशीलता की सीमा की तुलना उनके संबंधित फैलाव की गणना करके की जा सकती है। उनके जो संबंधित फैलाव है, जो दो या दो से अधिक वितरण, उनके जो परिवर्तनशीलता की जो सीमा है, बाउंड्री है, उसकी तुलना उसके संबंधित जो फैलाव है उसके द्वारा उसकी गणना की जा सकती है। और एक वितरण जिसमें फैलाव का मान कम होता है, एक वितरण जिसमें फैलाव का मान कम होता है, और दूसरा वितरण जिसमें उससे अधिक या समान या सुसंगत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अधिक, समान या सुसंगत कहा जाता है। थर्ड आ जाता है इसमें अन्य सांख्यिकीय उपायों की गणना की सुविधा के लिए। अन्य जो सांख्यिकीय संख्या है उसकी गणना के लिए, उसकी सुविधा की गणना के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फैलाव के उपायों का उपयोग विभिन्न महत्वपूर्ण सांख्यिकीय उपायों जैसे सहसंबंध, प्रतिगमन परीक्षण, सांख्यिकी, आत्मविश्वास अंतराल, नियंत्रित सीमा आदि की गणना की जाती है। तो उसमें मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रतिमान रिग्रेशन में निकालने के लिए इनका यूज़ किया जाता है फैलाव का। फोर्थ आता है विविधताओं के नियंत्रण के आधार के रूप में कार्य करना। फैलाव के माप की गणना
का मुख्य उद्देश्य यह है जानना है कि दिए गए अवलोकन एक समान है या नहीं। और मेन इसका मोटिव क्या होता है, पहले आपका इसका यूज़ करने का मेन मोटिव ये होता है कि जो अवलोकन दिए गए हैं, जो डाटा दिया गया है, उसका अवलोकन का जो डाटा दिया गया है वो समान है या नहीं है, वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी गणना के लिए इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। और इस ज्ञान का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है, और इस ज्ञान का कई तरह से, इस नॉलेज का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है इस पर। और बोनिनी के शब्दों में स्वास्थ्य के मामलों में शरीर के तापमान में बदलाव, नाड़ी की धड़कन, नाड़ी यानी गले की धड़कन, और रक्तचाप निदान के लिए बुनियादी मार्गदर्शक है। निर्धारित उपचार उनकी विविधताओं को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और औद्योगिक उत्पादन में कुशल संचालन के लिए गुणवत्ता भिन्नताओं के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है फैलाव का, जिसके कारणों की तलाश, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती है। किसी भी समाज में आय और धन की असमानताओं की सीमा उनकी विविधताओं को नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त नीति के चयन में मदद कर सकती है। किसी भी समाज में आय के और धन की असमानताओं की जो सीमा है, उनकी विविधताओं को नियंत्रित करने, उनको कंट्रोल करने के लिए एक उपयुक्त नीति के चयन के रूप में ये मदद कर सकती है। अब एक अच्छे फैलाव के क्या फीचर्स होते हैं। केंद्रित प्रवृत्ति को माप की विशेषताओं की तरह फैलाव के एक अच्छे माप में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, निम्नलिखित फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट, गणना करना आसान होना चाहिए, कि जो हम गणना कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, संख्या के निकाल रहे हैं, तो वो करने के लिए आसान होनी चाहिए। ईजी होगी तो वो अंडरस्टैंडेबल होगी, बट ईजी नहीं होगी, वो डिफिकल्ट होगी तो वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होगी, और वो ईजिली कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होनी चाहिए, गणना कर रहे हैं तो वो आसान होनी चाहिए, जिसको आसानी से किया जा सके और जिसको आसानी से समझा भी जा सके। यानी कि हम गणना तो कर रहे हैं आसानी से, बट वो समझ में ना आए तो वो गणना भी कोई फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए जो गणना करी जा रही है वो आसान होनी चाहिए, जिसे करने में भी आसानी होनी चाहिए और उसको समझने में भी आसान होना चाहिए, और इसे कड़ाई से परिभाषित किया जाना चाहिए, और इसको अच्छे तरीके से परिभाषित करना चाहिए, डिफाइन किया जाना चाहिए, जिससे कि इसे समझ में आ सके, और सभी प्रेक्षणों पर आधारित होनी चाहिए, और जितने भी प्रेक्षण हैं उन सभी पर ये आधारित भी होनी चाहिए, नहीं कि बना दी और किसी पर आधारित नहीं, सभी प्रेक्षण जो हैं उन पर आधारित भी होनी चाहिए। और यह आगे गणितीय उपचार करने में सक्षम होनी चाहिए, और जो गणितीय उपचार किए जाएंगे आगे जाकर उनके लिए भी सक्षम होनी चाहिए, इसके लिए भी उपयोगी होनी चाहिए एक अच्छे फलाव। यह अत्यधिक प्रेक्षणों के अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और ये अत्यधिक जो प्रेक्षण होते हैं उनके अनावश्यक जो रूप है उनसे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, कि किसी से भी इफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह नमूने के उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और जो नमूने में उतार चढ़ाव होते हैं, नमूने में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें भी इसे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। उसमें ये कितने भी नॉर्मल से धीरे उतार चढ़ाव होते हैं नमूने में, तो उससे ये इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। फैलाव के उपाय, अब कौन कौन से उपाय हैं जिससे इनको किया जा सकता है। फैलाव के विभिन्न उपायों को दो व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है वे माप जो प्रेक्षणों के प्रसार को चयनित प्रेक्षणों के मानों के बीच की दूरी के रूप में व्यक्त करते हैं। इन्हें दूरी माप भी कहा जाता है, जो कि उनकी दूरी को नापते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, दूरी माप भी कहा जाता है। जैसे रेंज, इंटरक्रेटाइल रेंज, इंटरपर्सेंटाइल रेंज आदि। और दूसरा आता है वे माप जो प्रेक्षणों के प्रसार को किसी केंद्रीय मान से प्रेक्षणों के विचलन और औसत के रूप में व्यक्त करते हैं। इन्हें दूसरे क्रम का औसत भी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, दूसरे क्रम का औसत भी कहा जाता है, जैसे कि माध्य विचलन, मानक विचलन। फर्स्ट क्या है, इसे दूरी मापक कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या क्या रेंज को निकाला जाता है, और इसमें क्या करा जाता है, इसको दूसरे क्रम का औसत कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या निकलते हैं, माध्य विचलन और मानक विचलन। फैलाव के कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है। रेंज और इंटर चतुर्थांक रेंज। मतलब विचलन, ये मानव विचलन है, मानक विचलन है, मतलब विचलन नहीं है, मानक, ये मतलब विचलन नहीं है, माध्य विचलन है, माध्य विचलन है, ठीक है, मतलब विचलन नहीं है, गलत लिखा हुआ है, तो इनके द्वारा इसको नापा जाता है। श्रेणी, एक वितरण का दायरा उसके दो चरम प्रेक्षणों के बीच का अंतर है। एक वितरण का जो दायरा होता है वो उसके जो दो चरम के जो प्रेक्षण होते हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है, यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच का अंतर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट
के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, हमारा प्रेक्षणों के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, हम श्रेणी या वितरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से R और R इक्वल्स टू L, जहाँ R रेंज को दर्शाता है, L और S क्रम सबसे बड़े और छोटे अवलोकनों को दर्शाते हैं। R जो है वो रेंज को दर्शाता है कि कितनी रेंज है उसको दर्शाता है, और जो L और S होते हैं वो बड़े और छोटे अवलोकनों को दर्शाते हैं। R पारस का निरपेक्ष माप है। पारस का एक संपेक्ष माप जिसे पारस का गुणांक भी कहा जाता है को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। परिसर का गुणांक L माइनस एस अपॉन में L प्लस में S, और L माइनस एस क्या होता है, हमारे छोटे और बड़े को दर्शाता है, ये लॉन्ग और शॉर्ट। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक श्रेणी दी गई है, डाटा दिया गया है, हमें उसका गुणांक निकालना है, परिसर का गुणांक। तो 10 कार्मिकों का साप्ताहिक वेतन है ये, तो इसमें L और S क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है वो हो जाएगी हमारी L यानी कि इसमें सबसे बड़ी अगर हम डिजिट देखें तो कौन सी है, वो है 450, तो वो क्या हो गया हमारा L। और सबसे छोटी डिजिट क्या हो गई हमारी 105, तो 105 क्या हो गया हमारा S। इसको पहले माइनस करेंगे फर्स्ट में, और सेकंड में क्या करना है हमें, डाउन में अपॉन में प्लस करना है, L माइनस S L माइनस S अपॉन में L प्लस S। इसी तरह से हम इसको पुट कर देंगे, $450 माइनस 105 प्लस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, और 450 प्लस 105 इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 345 अपॉन में, इसको प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 4555। इसको इससे काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.62, यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 10 छात्र दिए गए थे हमें, 10 छात्रों के 10 कारखाने में 10 कार्मिकों का वेतन दिया गया था। उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या थी हमारी 450, और सबसे छोटी संख्या क्या थी हमारी 105। तो 105 को ले लेंगे हम सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को पहले से एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, और दोनों को कट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.62। 100 छात्र दे रखे हैं, उनका वेतन निकालना है, मार्क्स दे रखे हैं, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये 2 बार तालिका नहीं है फ्रेंड्स, ये एक ही बार तालिका है। इसको इन्होंने ये 2 बार इसलिए लिख दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डाउन आ रही है ये, ठीक है, एक ही बार टेबल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मार्क्स जो दे रखे होते हैं हम वो लिख देंगे मार्क्स यहाँ, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं हमारे 6, 14, 21, 20, 18, 10, 5, 3, 2, 1 इन सबको लिखेंगे, और फिर इनको यहाँ से ये जो आ रहे हैं हमारे 10 0 से 10, 10 से 20 से 90 से 100 तक हम इसको लिख लेंगे मार्क्स में। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है 100, और 100 में से 0 को माइनस करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 0, तो हमारे अंक कितने आ जाएंगे 100 ही आ जाएंगे, क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस करें 0 ही रहता है, तो इसलिए हम माइनस करेंगे तो हमारा 100 का 100 ही आ जाएगा। फिर परसार का गुणांक लगाएंगे हम, 0 माइनस 100 करेंगे और 0 प्लस 100 करेंगे, तो दोनों में क्या आएगा हमारा प्लस करने 0 को या माइनस कर लो, तो हमारा रहता क्या है 100, तो इसको 100 से 100 काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, रेंज के गुण और दोष, अब इसके क्या क्या गुण होते हैं वो देख लेते हैं। इसे समझना आसान है और गणना करना आसान है। रेंज की गणना करना भी आसान होता है और इसको समझना भी आसान होता है, इसे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यह परिवर्तनशीलता का एक त्वरित माप देता है, और ये परिवर्तनशीलता का एक त्वरित माप देता है रेंज। इसके अवगुण कौन कौन से, इसके गुण तो 2 ही हैं और अवगुण कितने हैं इसके 7। ये सभी प्रेक्षणों पर आधारित नहीं है, जितने भी प्रेक्षण हैं सभी पर आधारित नहीं हो सकता है। यह अत्यधिक प्रेक्षणों से बहुत अधिक प्रभावित होता है, जितने अत्यधिक प्रेक्षण होंगे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट होती है रेंज। यह केवल प्रेक्षणों के प्रसार का मोटा विचार देता है, ये जो प्रेक्षण हैं उनका मोटा विचार देता है कि मोटा मोटा हम जैसे निकाल लें तो वो निकलता है, इससे पूरा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
यह वितरण के पैटर्न के बारे में कोई विचार नहीं देता, और ये वितरण का जो पैटर्न चलता हुआ रहा है उसको कोई विचार नहीं देता, क्योंकि मोटा मोटा दे रहा है। जब हमने 10 डिजिट दी थी, 10 में से इन्हें 2 को सिलेक्ट कर लिया, उसमें से हमें आंसर दे रहा है, तो ये क्या क्या देता है, मोटा मोटा रेंज देता है, और सभी को ये नहीं लेता, और ये एक पैटर्न में भी नहीं चलता है। श्रेणी के साथ 2 वितरण हो सकते हैं, लेकिन वितरण के विभिन्न पैटर्न हो सकते हैं। श्रेणी के 2 वितरण तो हो सकते हैं, बट इसके विभिन्न पैटर्न हो सकते हैं। कई तरह के पैटर्न से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नमूने के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है। नमूने में अगर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा, क्योंकि हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को ले रहे हैं, लोअर लिमिट और शॉर्ट लिमिट को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। यह गणितीय रूप से व्यवहार करने में सक्षम नहीं है, गणितीय रूप से भी व्यवहार करने में सक्षम नहीं है। रेंज खुले सिरों वाले वितरण के लिए गणना करना कठिन की जा सकती है। इसके लिए गणना करने से कठिन हो सकती है, क्योंकि इससे इजीली गणना जो कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये लोअर और अपर लिमिट को ही लेता है। रेंज के उपयोग, अब इसके कौन कौन से उपयोग हैं। कई गंभीर दोषों के बावजूद ये निम्नलिखित स्थितियों में उपयोगी है। कई इसमें दोष हैं, इसके प्रॉफिट तो 2 ही हैं, बट इसके 7 लॉसेस हैं, बट इसके बाद भी ये कई चीज़ों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, उपयोगी होती है। इसका उपयोग निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए, निरंतर चार्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है कि वस्तु की जो गुणवत्ता है उस पर कंट्रोल करने के लिए उसका नियंत्रण चार्ट तैयार किया जाता है, उसका कंट्रोल करने का चार्ट तैयार किया जाता है, उसके लिए उपयोगी हो सकता है। इसका उपयोग किसी वस्तु की कीमत, रोगी के तापमान, एक निश्चित अवधि में वर्ष की मात्रा आदि के उतार चढ़ाव के अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, वस्तु का प्राइस चेक करने के लिए, रोगी के तापमान चेक करने के लिए, और एक निश्चित अवधि में जो वर्ष की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उसमें जो उतार चढ़ाव होना है उसका स्टडी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है रेंज का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा चतुर्थक। चतुर्थक विचलन या अर्ध अतः चतुर्थक श्रेणी इंटरक्रस्टाइल रेंज के आधे हिस्से को क्रस्टाइल डिविएशन या सेमी इंटरक्रस्टाइल रेंज कहा जाता है। तो डिविएशन हम कैसे निकालते हैं, QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, ये हमारा QD का फॉर्मूला है, डिविएशन का हमारा ये फॉर्मूला है। QD का जो मान निकलता है वो औसत का परिणाम देते हैं, यानी कि एवरेज में निकलता है। हम एवरेज भी तो ऐसे ही निकालते हैं, जो डिजिट होती हैं उनको 2, जैसे 2 + 2 है तो उसको डिवाइड कर देंगे, 2 + 2 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, हमारा एवरेज क्या आ जाएगा उसका 2। तो इसी तरह ये भी हमें एवरेज का ही माप देता है हमारा QD भी, जिसके द्वारा 2 चतुर्थक माध्यक के विचलन करते हैं। यदि वितरण विभाग लगभग सममित है तो MD प्लस माइनस QD इसमें लगभग 50% प्रेक्षण शामिल होंगे, और इसी प्रकार हम Q1 = MD माइनस QD लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 = MD माइनस QD लिख सकते हैं, और Q3 को हम लिख सकते हैं MD प्लस में QD। इसके अलावा QD निम्न मान है, और QD के निम्न मान है, इसके अलावा भी केंद्रीय 50% टिप्पणियों और इसके विपरीत की उच्च सांद्रता को इंगित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है चतुर्थक विचलन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरियर डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, यही हमारा इसका फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक डिवीजन का भी फॉर्मूला ये है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्वाड्रेटिक डिवीजन का भी फॉर्मूला हमारा यही है। इसको उदाहरण किस तरह से समझ लेते हैं, हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन निकालना है, उसका गुणांक याद करना है। तो ये दे रखी है हमें एज ईयर्स में, और ये दे रखी है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट F फ्रीक्वेंसी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन निकालने के लिए हमें CF निकालना होता है, CF कैलकुलेट करना होता है। CF हमने सीखा था कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि CF को कैसे निकालते हैं। तो हम CF को निकालने के लिए इसको प्लस करते जाएंगे। पहले में क्या आ जाएगा 4, सेकेंड में इसको 4 और 6 को प्लस कर देंगे 10, 10 + 10 20, 20 + 15 35, 35 + 12, 35 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 47, +9 करेंगे इसमें कितना हो जाएगा हमारा
56 और 56 प्लस 4 कर देंगे 56 हो जाएगा, 56 प्लस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। टोटल कितना हो गया हमारा 60। तो हमारा CF जो हमारा F निकला है वो टोटल कितना निकला है 60। यानी इसमें भी दे रखा है हमें 60 हमारा CF कितना निकला है टोटल, हम इसको F लिख देंगे तो हमारा F कितना निकला है 60 निकला है, 60 हमारा F है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला था जो क्वार्टर डिवीजन निकालते हैं तो हम n/4 करते हैं, n/4 यानी कि n कितना है हमारा 60/4 करेंगे तो इसको 4 पे ये कट जाएगा 15 आ जाएगा हमारा, तो n = कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा हमारा। अब इसमें से हम जो हमारा Q1 है उसको कैलकुलेट करेंगे। Q1 निकालने के लिए हमारा क्या होता है F जो आया है उसके ऊपर वाली संख्या जो होती है वो हमारी Q1 हो जाती है, यानी कि ये हमारा Q1 हो जाएगा। F हमारा 15 निकला है तो ये हमारा N हमारा 15 निकला है तो हमारा 17 क्या हो जाएगा Q1। निकालने के लिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे। Q3 कैसे हम निकालेंगे, Q3 = 3 × 60/4 से हम Q3 निकालेंगे तो इसको कट कर देंगे तो इतना आएगा हमारा 15 आया था, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 15 × 45 क्या आ जाएगा हमारा 45। तो Q3 हमारा कितना आ गया 45। अभी हम इसी को पुट कर लेंगे। Q3 जो हमने कैलकुलेट किया हमने कितना है 45। अब 45 हमारा कौन सी रेंज में आ रहा है उसको चेक करेंगे हम, तो 45 आ रहा है हमारा इसमें 47 वाली रेंज में आ रहा है। तो 47 की जो सामने वाली होती है उसको हम ले लेंगे इसमें। इसी तरह से जो 45 जो हमारा आ रहा है वो 47 वाली उसमें आ रहा है रो में, तो इसके फ्रंट वाली हम कैल ले लेंगे। तो हमने लिया कितना हमारा आ जाएगा 19। तो Q1 कितना आया था हमारा, Q1 कितना आया था हमारा 17 और Q3 कितना आ गया हमारा 19। अब इसको हम फॉर्मूला देंगे। Q1 पहले Q3 लिखेंगे, Q3 कितना है हमारा 19 - 17/2 इसको हम पुट कर देंगे। अब इनमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/2। 2 से 2 को कट करेंगे तो = कितना आ जाएगा 1। तो हमारा क्या आ गया QD कितना आ गया हमारा 1। अब हम एक QD पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। QD तो निकाल लिया हमने, अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट ऑफ QD को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है इसका Q3 - Q1/Q3 प्लस में Q1। तो इसी तरह से हम पुट कर लेंगे 19 माइनस में 17/19 प्लस में 17 इसको माइनस करेंगे तो = कितना आ जाएगा 19 में से 70 जाएंगे तो हमारे 2 आ जाएंगे और इसको प्लस करेंगे तो हमारे 36 आ जाएंगे। अब 36 तो 2 से बड़ा है, तो अभी हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे 0 पॉइंट लगा देंगे और इसमें 0 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 36 कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 पे 180 यानी 5 पे जा रहा है 5 पे। तो लेफ्ट कितने रहेगा हमारे 20 में फिर 0 लगाएंगे तो ये 5 आता है, तो इसलिए हम क्या लिख लेते हैं उसको एक डिजिट आके 6 ले लेंगे। तो हमारे इसका आंसर क्या निकल के आएगा 0.56 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके चतुर्थक विचलन के भी गुण और दोष हैं। इसके गुण क्या हैं, इसे कड़ाई से परिभाषित किया गया है, इसको अच्छे से परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। इसे समझना आसान है और गणना करना आसान है। इसे समझना भी आसान है और इसकी गणना करना भी आसान है। यह अत्यधिक प्रेक्षणों से प्रभावित नहीं होता और इसलिए जब वितरण अत्यधिक विषम हो तो फैलाव का एक उपयुक्त माप होता है, और जब विषम हो तो काफ़ी सारे जो हमारे वितरण हैं वो अत्यधिक विषम हो तो इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी गणना खुले सिरे वाले वितरणों के लिए भी की जा सकती है, और इसकी जो गणना है चतुर्थक विचलन की जो गणना है खुले सिरे वाले वितरण के लिए भी की जा सकती है। अब इसके अवगुण क्या है, हर किसी चीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होते तो इसके भी लॉस होंगे ऑब्वियसली। तो चूंकि यह है सभी प्रेक्षणों पर आधारित नहीं, ये भी सभी प्रेक्षणों पर आधारित नहीं, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। ये है प्रेक्षणों पर विश्वसनीय माप नहीं, और ये प्रेक्षण जो हम निकाल रहे हैं परिप्रेक्षण जो निकाल रहे हैं उन पर भी ये विश्वसनीय माप नहीं है। ये नमूने के उतार चढ़ाव पर बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है। नमूने में जो उतार चढ़ाव होते हैं तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, और ये गणितीय रूप के व्यवहार में भी सक्षम नहीं है। इसे गणितीय रूप में देखें तो ये उसमें भी सक्षम नहीं है। मध्य विचलन या औसत विचलन,
मध्य विचलन की गणना कैसे की जाती है? मध्य विचलन MDM के माध्यम से मध्य विचलन को निकाला जा सकता है, यानी कि MDM इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन में n। और माध्यिका निकालने के लिए मध्य विचलन से तो हम इसको कैसे करेंगे? सिग्मा ब्रैकेट x माइनस m अपॉन में n और ब्रैकेट क्लोज। मोड निकालने के लिए सिग्मा ब्रैकेट ऑन इनसाइड ब्रैकेट एंड x माइनस मोड ब्रैकेट क्लोज अपॉन में n। तो इनको कैसे कैसे निकाल सकते हैं? मीन कैसे निकाल सकते हैं, मीडियन कैसे निकाल सकते हैं और मोड कैसे निकाल सकते हैं, उसके फॉर्मूले ये हैं। अब मानक माध्य विचलन का गुणांक, माध्य विचलन का गुणांक, माध्य विचलन न्यूनतम होता है जब विचलन माध्यिका से लिया जाता है। माध्य विचलन जो है वो न्यूनतम होता है, न्यूनतम यानी कि मिनिमम होता है जब विचलन माध्य से लिया जाता है। जब माध्यिका से लिया जाता है ना विचलन, तो मीन जो होता है वो न्यूनतम होता है। माध्य विचलन के लिए उपयुक्त सूत्र फैलाव का एक निरपेक्ष माप देते हैं। संक्षेप माप के सूत्र जिन्हें माध्य विचलन का गुणांक कहा जाता है नीचे दिए गए हैं। ये इनके फॉर्मूले हैं। माध्य में कैसे निकालेंगे, मीडियन से कैसे निकालेंगे और मोड से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि हमें 10 व्यक्तियों के दे रखे हैं आंकड़े, उसका माध्य विचलन, माध्य निकालनी है, माध्यिका निकालनी है और माध्य विचलन निकालना है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमने नॉर्मल किए, वो इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके इसी टाइम के क्वेश्चन आते हैं कि आपको उसमें मीन भी निकालना होगा, मीडियन भी निकालना होगा और माध्य विचलन भी निकालना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें देखो हमें 10 डिजिट दे रखी है, 10 व्यक्तियों की ऊंचाई दे रखी है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जब मीडियन निकालना होता है हमें क्या करना होता है कि उन सबको प्लस कर लेंगे x बार, यानी कि मीन अपॉन में कितनी डिजिट है हमारे पास 10, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10 और उन सब के टोटल से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 64.4 इंच निकल जाएगी। हमारी कैलकुलेशन कितनी निकल जाएगी? 4.4 इंचज़ हमारी ये कैलकुलेशन निकल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करेंगे, जो हमारे 60.4 निकल गया ना, तो इसमें से हम इसको माइनस करते जाएंगे जो कि हमारा x बार निकलेगा। इसको माइनस करने के लिए आपको ये तालिका ऐसे नहीं बनानी है, इसको तालिका को आपको ऐसे ही बनाना है। इसी अकॉर्डिंग आपको तालिका पूरी बनानी है, इस अकॉर्डिंग नहीं बनानी है एग्जाम में। इसे निकालने के लिए जो हमारा 64.4 आया था उसमें से हम इन सब को ऊपर वाली डिजिट को माइनस करते जाएंगे, x को हम माइनस करते जाएंगे इसमें से। जब हम 60 में से 60.4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4.4। फिर 62 में से करेंगे 64 को 62 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4.2। इसी तरह ये सारी हमारी कैलकुलेशन आ जाएंगी और इसका टोटल क्या आ जाएगा हमारा 28.8। इन सब का टोटल कितना आ गया हमारा 28.8। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? माध्य विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन में n। जब हमने सिग्मा x अपॉन में x बार निकाल लिया तो हमारा कितना आया था? इसका टोटल 28.8। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे 28.28 को, तो हमारा क्या आ जाएगा? जब 0 होता है तो हम डायरेक्ट उसके बाद एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाते हैं, जितने डिजिट के बाद हो तो उसके बाद लगा दें, तो हमारा कितना आ जाएगा? 2.88 आंसर आ जाएगा हमारा। माध्य विचलन कितना आ गया हमारा? 2.88। ये तो हमारा मीन निकला था। अब हम इसका माध्य विचलन मीन निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे? जो हमारा 2.88 आया है उसको 64.4 से डिवाइड कर देंगे। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इनको दोनों को कट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 0.0